आज पढ़ेंगे हम पहले बायोमोलिक्यूल्स। इसमें क्या क्या हुआ भाई, पहले स्पेलिंग लिख दो यार, गलत होगी थोड़ी। बायोमोलिक्यूल्स में क्या है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या है, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं जो कि प्लांट से प्रोड्यूस होते हैं, प्लांट से प्रोड्यूस होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। इसके कुछ एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। सबसे पहला है केन शुगर। अभी बताता हूँ इसको। केन शुगर यानी इन्वर्जन ऑफ केन शुगर बोलते क्यों है, जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ोगे ना, ये पता लगेगा इसका नाम क्यों रखा हुआ है। इसको कहते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। एक तरीके से ये नाम रखा क्यों गया इन्वर्जन, ये बताता हूँ आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे ना तब पता लगेगा। तो सबसे पहले क्या था, ये एग्जाम्पल है केन शुगर जो कि प्लांट से प्रोड्यूस हुआ, जिसको हमने क्या बोल दिया, केन शुगर, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल था ग्लूकोज, जो कि वही बात है यार, प्लांट से प्रोड्यूस हुआ है तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या दिया गया। और तीसरी बात है स्टार्च, और बाकी एटसेट्रा जो भी एग्जाम्पल है वो भी कार्बोहाइड्रेट के हैं, ठीक है, जो कि प्लांट से प्रोड्यूस हुए हैं, इनको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। अब मैं बताता हूँ इन कार्बोहाइड्रेट्स की ये पढ़े क्यों ना यार, नाम इनके, ये नाम ही क्यों पड़ेगा कार्बोहाइड्रेट्स के, ठीक है। इसकी दो थ्योरी आई थी। पहली थ्योरी तो थी फेल, जो कि क्यों फेल हो गई थी बताता हूँ। दूसरी थ्योरी जो आई वो हो गई पास, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही थी कि यही जो सब्सटेंस होंगे यही कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आएंगे। वो सेकंड थ्योरी हमारी एक्सप्लेन कर पाई, जो कि हमने कर दी पास। पहली थ्योरी ने बोला क्या, पहली थ्योरी ने ये बोला कि जितने भी नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास पाए जाते हैं अभी, उन सभी का फॉर्मूला क्या होगा, CxH2O का होल वाई। इस फॉर्म में जो भी हमारा कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा ना, वो सभी कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन में आएगा। यानी जो जो कंपाउंड के फॉर्मूले इस फॉर्मूले में फिट हो रहे होंगे वो सभी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, CH3COH। इसमें क्या है, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। अब इसको क्या करो, इसको इसको इसमें पुट करके देखो, क्या ये पहली थ्योरी को एक्सप्लेन कर पा रहा है। पहली थ्योरी ने ये बोला कि इस फॉर्मूले पुट करके देखो, अगर ये पुट हो गया तो ये क्या होगा, ये कार्बोहाइड्रेट होगा। हमने क्या रखा, कार्बन 2 है यानी x की वैल्यू 2 रखो, C2। अब H4 है, अंदर क्या है, 2 है, तो बाहर भी 2 रखना पड़ेगा, तभी तो हमारे पास H4 होंगे। तो हमने क्या करा, H2O का होल के बाहर 2 लगा दिया यहाँ पे, ताकि हमारे हाइड्रोजन 4 हो पाए इसके हिसाब से, क्योंकि हमको ये देखना है कि ये इसमें फिट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हमने बाहर 2 लगा दिए, इसकी वजह से क्या हुआ, ऑक्सीजन जो हो गए वो 2 हो गए, और यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है। यानी कि जितने नंबर ऑफ एटम्स इस कंपाउंड में यानी कि एसिटिक एसिड में है, वो सभी के सभी इसके अंदर फॉर्मूले में फिट हो रहे हैं। यानी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट थ्योरी जो कि बोलता था कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं वो सभी इस फॉर्मूले में फिट होंगे, उसमें से एसिटिक एसिड हमारा सत्य साबित हुआ, जो कि इस फॉर्मूले में फिट बैठ गया। अब दूसरी बात आई, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, रैमनोज। एक एग्जाम्पल है रैमनोज, ठीक है, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O5, ठीक है। ये भी क्या होता है, एक कार्बोहाइड्रेट होता है, ये भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट थ्योरी ये क्या होगा, ये जो भी कार्बोहाइड्रेट है ये इस फॉर्मूले में पुट होना चाहिए। कौन से फॉर्मूले, इस वाले में, ये इस फॉर्मूले में पुट होना चाहिए। करो पुट, कौन सा फॉर्मूला था ये, CxH2O होल वाई। इस फॉर्मूले में इसको पुट करके देखो, कार्बन कितने, 6 है, यानी कि x की वैल्यू 6 रख दो। हाइड्रोजन 12 है, अंदर कितने, 2, यानी बाहर 6 रख दो, H2O 6। अब इस 6 की वजह से क्या हुआ, ऑक्सीजन 6 हो गए, लेकिन एक्चुअल जो हमारा रैमनोज था उसमें क्या है, ऑक्सीजन 5 है। यानी ये कार्बोहाइड्रेट्स होने के बावजूद भी इस फॉर्मूले में पुट नहीं हो पाया, इस फॉर्मूले में पुट नहीं हो पाया ये कार्बोहाइड्रेट होने के बावजूद। और फर्स्ट थ्योरी क्या कहती थी कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो इस फॉर्मूले में पुट होने चाहिए, लेकिन ये एक कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है रैमनोज, लेकिन ये क्या था, ये इस फॉर्मूले में पुट ही नहीं हो रहा, ठीक है। ऐसे ही काफ़ी एग्जाम्पल थे जो कि फर्स्ट थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। एसिडिक एसिड हमने लिया था, इसका फॉर्मूला ये था, ये इस फॉर्मूले में पुट हो पा रहा था, तो हमने कह दिया कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट थ्योरी ये हमारा कार्बोहाइड्रेट हो गया। लेकिन रैमनोज एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि
और भी एग्जांपल है, मतलब अभी तो यही बता रहा हूँ जो कि इस फॉर्मूले में सेटिस्फाई नहीं हुआ, लेकिन ये फिर भी एक कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि ये फर्स्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग फेल हो गया। लेकिन यार ये रियलिटी में कार्बोहाइड्रेट है, तो इसका मतलब क्या आया, खुद सोचना। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो पहली थ्योरी थी ना वो कहीं ना कहीं फेल कर गई, फेल कर गई हमारी पहली थ्योरी। अब क्या आई, अब जैसे जैसे इन्वेंशन हुए यार, इन्वेंशन होते होते क्या हुआ, हमारे पास सेकंड थ्योरी आई। सेकंड थ्योरी ये बोलती क्या है ये देखना। सेकंड थ्योरी कहती है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो भी होंगे ना, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होंगे वो हम डिफाइन ऐसे करते हैं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अभी बताता हूँ क्या होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। पहली बात, वो ऑप्टिकली एक्टिव होने चाहिए। दूसरी बात, पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए। अभी बताता हूँ क्या होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब होता है बहुत सारे OH ग्रुप उसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, यानी कि दो या दो से ज़्यादा उसके अंदर OH ग्रुप होने चाहिए, ठीक है। और तीसरा इसकी वो थी कि या तो वो अल्डिहाइड होना चाहिए, अल्डिहाइड यानी कि CHO ग्रुप होना चाहिए, या फिर कीटोन होना चाहिए, ठीक है, या फिर कीटोन ग्रुप होना चाहिए। ये तीन कंडीशन थी जो कि हमें सेकंड थ्योरी ने बोला या तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। अभी बताता हूँ ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है, ठीक है। या तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए सेकंड थ्योरी के अकॉर्डिंग, या फिर वो पॉलीहाइड्रोक्सी यानी बहुत सारे OH ग्रुप होने चाहिए उसके अंदर, या फिर वो अल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप का होना चाहिए, तभी जाके हम उसको कहेंगे कि वो कार्बोहाइड्रेट है। अब ये सही कैसे हुआ देखना। ये सेकंड थ्योरी मोस्टली सभी कार्बोहाइड्रेट को सेटिस्फाई कर पा रही थी, इसलिए क्या हुआ, हमने इस सेकंड थ्योरी को अच्छे से यानी यूनिवर्सल ट्रुथ मान लिया गया। अब मैं बताता हूँ ऑप्टिकली एक्टिव होते क्या है। ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं ऐसे कंपाउंड, मान लो ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसको हमने कहा है ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब है अगर हमने इसके किसी पर लाइट मारी, फेंक के लाइट मारी इस पर हमने, तो वो इस लाइट को या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दे, है ना। क्या बोला मैंने, अगर हम किसी कंपाउंड में लाइट फेंक के मारते हैं, या तो वो राइट साइड घुमा दे लाइट को यानी क्लॉकवाइज घुमा दे, या फिर वो लेफ्ट साइड घुमा दे। अगर ये कंपाउंड ऐसा कर पा रहा है कि वो दोनों साइड में से किसी ना किसी साइड में वो लाइट को घुमा पा रहा है, तो हम उसको कहेंगे कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव है जो कि इन दोनों में से किसी भी एक तरफ लाइट को घुमा पा रहा है। अगर वो लाइट को राइट साइड घुमाता है यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है, तो उसको कहते हैं स्मॉल डी। स्मॉल डी का मतलब डेक्स्टो रोटेटरी, डेक्स्टो रोटेटरी, यानी कि वो लाइट को राइट साइड में घुमा पा रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा पा रहा है। तो उसको एक टर्म से डिफाइन कर दिया हमने कि डेक्स्टो रोटेटरी कंपाउंड है वो, जो कि लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहा है, जिसको हम स्मॉल डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये कंपाउंड लेफ्ट साइड में लाइट को घुमा रहा है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, क्लॉक जिधर डायरेक्शन में घूमती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में घुमा रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि ये लेवोरोटेटरी होगा, लेवोरोटेटरी, ठीक है, लेवोरोटेटरी, जो कि लाइट को लेफ्ट साइड यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा सकता है, जिसको हम कहेंगे लेवोरोटेटरी। लेवोरोटेटरी को स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल एल मत कर देना। अभी बताता हूँ कैपिटल एल और कैपिटल डी का भी आगे कुछ रोल है। ऐसा नहीं कि इसको भाई लेवोरोटेटरी है तो मैं कैपिटल एल बना देता हूँ, भाई गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन। और ये डेक्सरोटेटरी मैं कैपिटल डी बना देता हूँ, भाई ये भी गलत हो जाएगा। अगर ये लाइट को इधर घुमा रहा है तो उसको स्मॉल डी से ही रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको डेक्सरोटेटरी बोलेंगे। अगर ये इधर घुमा रहा है तो एल से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको लेवोरोटेटरी बोलेंगे, ठीक है। ऐसे मत कर देना कि और भाई बड़ा बड़ा मैं तो लिखूँगा, ठीक है, ऐसे नहीं करना है बिल्कुल भी। अब दूसरा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। देखो ये जो सेकंड डेफिनेशन थी ना, ये सेकंड डेफिनेशन कहती थी या तो लाइट वो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव मतलब ये वाला सिनेरियो, या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए जिसमें बहुत सारे OH ग्रुप होने चाहिए, यानी कि OH ग्रुप का गुत्था होना चाहिए एक तरीके से, या फिर अल्डिहाइड या फिर कीटोन होना चाहिए उस ग्रुप में, ठीक है। ये थी सेकंड डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अब इसके अंदर भी और करके होता है ना कि डेफिनेशन की या तो ये है या फिर ये है। इसको हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि मान लो एक हमारे पास एक कंपाउंड है, उसको हमने हाइड्रोलिसिस कर दिया यानी कि उसको हमने पानी में डाल दिया, और अगर उसके अंदर ये वाली तीनों की तीनों, अगर ये वाली तीनों की तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हमें हाइड्रोलिसिस के दौरान मिल जाए, यानी मान लो एक कंपाउंड था इसमें कोई भी गुण नहीं थे इन तीनों में से, अगर मान लो हमने इसका हाइड्रोलिसिस करा दिया और हमें ये तीनों गुण दिख गए इसके अंदर,
कि ऑप्टिकल एक्टिव भी, पॉलीहाइड्रोक्सी भी और अल्डिहाइड कीटोन भी होने चाहिए। अगर ये तीनों की तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स दिख गई हमको हाइड्रोलिसिस कराने के बाद इस नॉर्मल कंपाउंड की, तो हम कह सकते हैं यार ये भी कंपाउंड हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है। यानी सामने से देख के नहीं लगेगा वो कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, अगर दिख गया तो डायरेक्ट बोल दो, चेक करते रहो, हो गया, ये चेक करते मिल जाएगा। अगर मान लो नहीं पता लग पा रहा कि कार्बोहाइड्रेट है भी या नहीं, तो उसको पानी में डाल दो, पानी में डालते क्या पता लगेगा, अल्डिहाइड ग्रुप होगा, कीटोन ग्रुप होगा, या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप होगा, या फिर ऑप्टिकल एक्टिविटीज। ये पानी डालने के बाद ही पता लगेगा, ऐसे नहीं दिखने का। यानी दो डेफिनेशन हुई, या तो ये तीनों सेटिस्फाई होने चाहिए जो दूर से देख के लग जाएगा, या फिर ऐसा कंपाउंड जो हमको नहीं पता कि ये कौन है, क्या है, कहाँ से आया है ये, है ना, कौन है ऐसे लोग, कहाँ से आते हैं, तो हम क्या करेंगे उसको पानी में डाल देंगे। पानी में डालते के साथ ही वो एस इन कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाना शुरू कर देगा कि अल्डिहाइड है, पॉलीहाइड्रोक्सी है। तो ये भी सेकंड डेफिनेशन हो सकती है। सेकंड की और करके डेफिनेशन होती है ना, कि ऐसी ऐसी कंपाउंड जो कि हाइड्रोलिसिस के दौरान ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा दे, उसको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। ठीक है, ये थी दूसरी डेफिनेशन। ये पूरे के पूरे इस पन्ने पर दूसरी डेफिनेशन थी, नोट्स में भेज दूंगा। ठीक है, अब देखना कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या कहते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट जैसे जैसे आगे बढ़ता रहा ना, तो हम कुछ कार्बोहाइड्रेट्स मीठे भी होते हैं, है ना, स्वाद में क्या होते हैं, मीठे होते हैं। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स आर शुगर टाइप। अब खुद सोचना तुम, एक सुक्रोस होता है, एक क्या होता है सुक्रोस, एक एग्जाम्पल है जो कि होता है हमारे कॉमन घरों में यूज़, है ना, जो तुम चीनी वगैरह चाय पत्ती में डाल, चाय पत्ती नहीं चाय में डाल दो ना चीनी, वो भी क्या है, एक सुक्रोस का टाइप है ना। वो क्या है, एक सुक्रोस है, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है ना। कार्बोहाइड्रेट का है, कुछ मीठे भी होते हैं जो कि हमारे घरों में यूज़ होती है ना, जो सुक्रोस, जो कि चीनी वगैरह जो हमारे घरों में आती है, वो भी एक कार्बोहाइड्रेट की टाइप की है जो कि मीठी होती है। दूसरी होती है लैक्टोस। तो क्या हुआ यार, ये लैक्टोस क्या आ गया भाई, दूध होता है, दूध, ये क्या है, दूध है यानी मिल्क है। ठीक है, मिल्क के अंदर भी नेचुरल शुगर पाई जाती है, नेचुरल, बाहर से ऐड नहीं करनी आती, बाहर से ऐड नहीं करनी होती, ये नेचुरली मिलती है इस दूध के अंदर, जिसको कहते हैं लैक्टोस। तुमने देखा होगा कि बड़े बूढ़ों को या किसी भी बंदों को, जैसे मुकुल सर है, मुकुल सर को वो नहीं सूट होती, दूध नहीं सूट होता, सर ने डॉक्टर ने मना कर रखा है, क्यों भाई, उनका शरीर इस कार्बोहाइड्रेट को पचा नहीं पाता, वो शरीर इतना क्षमता नहीं है उसके अंदर जो कि इस कार्बोहाइड्रेट को पचा दे। तो ये क्या है, ये भी एक मीठा शुगर है जो कि दूध में मिलता है, नेचुरली शुगर है जो कि कार्बोहाइड्रेट कहलाता है, जो कि दूध में मिलता है, और इसी वजह से कई लोग दूध पीने से कतराते हैं। ठीक है, अब क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकेराइड्स भी बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को क्या बोलते हैं हम, इसका दूसरा नाम है सैकेराइड्स। अब ये ग्रीक वर्ड है भाई, कहीं दूसरे देश से आया होगा, हमें क्या मतलब, हम तो देसी बंदे हैं। ठीक है, दूसरा ये क्या था, ये ग्रीक वर्ड था जिसका मतलब है, इसमें सैकेराइड्स, सैकरोन का मतलब होता है शुगर, यानी एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स को सैकेराइड्स बोलते हैं, जिसका मतलब ग्रीक वर्ड में होता है शुगर, शुगर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमने यहाँ देखा था ना कि सेकंड डेफिनेशन में क्या बोला था, कि कोई ऐसा कंपाउंड जो कि हाइड्रोलिसिस के बाद तीन गिवन कंडीशन दे दे, तो हम उसको क्या बोल लेंगे, हम उसको कार्बोहाइड्रेट्स कह सकते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स कि हम किस किस तरीके से हम कार्बोहाइड्रेट्स को बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस यानी पानी में डालने के बाद कितने प्रकार के हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स बन सकते हैं। तो पहला होता है मोनोसेकेराइड्स। मान लो कोई ऐसा कंपाउंड है, ठीक है, मान लो कोई ऐसा कंपाउंड है जो कि हमारा हाइड्रोलिसिस कराने के बाद कोई ऐसा कंपाउंड दिया जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, कितने ही जोड़ लगा लियो, ये कंपाउंड फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। जैसे कि एटम है, एटम कभी भी फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। अब तुम कहोगे भाई कर दो ना, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन में कर दो। भाई यार थोड़ा एक एग्जाम्पल तो देने दो यार, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लो जैसे एटम है, बहुत छोटा कंपाउंड की तरह छोटा एटम होता है, ये क्या है, फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है। ऐसे ही मोनोसेक्राइड्स क्या आते हैं, जब हमने ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स हम अगर हम पानी में डाल देते हैं तो उसके कितने क्लासीफाई होते हैं, तो पहले ही वर्ड आता है मोनोसेक्राइड्स। यानी इसका हाइड्रोलिसिस कराने के बाद एक ऐसा कंपाउंड मिलता है जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, कितने ही जोड़ लगा देना, ठीक है, कितने ही जोड़ लगा देना हाइड्रोलिसिस के बाद, जो कि ये होती है एक सिंपलर यूनिट, सिंपलर यूनिट आफ्टर हाइड्रोलिसिस। यानी हाइड्रोलिसिस के बाद एक ऐसी सिंपलर यूनिट जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती, उसको कहते हैं मोनोसेक्राइड्स। ठीक है,
याद रखना है, क्वेश्चन में आ सकता है कि हमारे नेचर में 20 ही मोनोसेक्राइड्स पाए जाते हैं। एनसीईआरटी में लाइन लिखी है, जो हमारे नेचर है ना उसमें 20 ही तरीके के मोनोसेक्राइड्स पाए जाते हैं। उसका कुछ एग्जांपल है, जैसे कि ग्लूकोज। अगर तुम ग्लूकोज को तोड़ोगे ना, ग्लूकोज फर्दर किसी में डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि वो एक मोनोसेक्राइड है। सेकंड, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज भी एक मोनोसेक्राइड्स है। राइबोस और गैलेक्टोस। गैलेक्टोस, ये चार एक ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि पेपर में आ सकते हैं। ये क्या है, मोनोसेक्राइड्स हैं जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। ठीक है, जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। अब दूसरी टर्म आती है हाइड्रोलिसिस से, क्या आती है, दूसरी टर्म आती है हमारे पास कि ओलिगोसेक्राइड्स।